हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि हम भी परिंदों की तरह एक दिन उड़ेंगे, लड़ना पड़े अगर रातों से तो लड़ेंगे, इस बार न कर पाए अगर मुकाम हासिल तो दोबारा उस दिन से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। बस मेहनत, बस मेहनत, बस मेहनत, सिर्फ मेहनत करने की बात है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग रोज दिन की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर 19 करेंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेट। आइए, आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। चलिए मैथ सेट 19 नंबर का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 24√3 विकर्ण वाले एक घन को पिघला करके घनाभ बनाने में उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको हाइट फाइंड करना है, ऊंचाई फाइंड करना है। मान लीजिए कि कोई घन दिया हुआ है, ठीक है, इसको घन बोलेंगे। और मान लीजिए कि कोई घनाभ है, ठीक है, इसका जो विकर्ण दिया हुआ है घनाभ, इसका जो विकर्ण दिया गया है विकर्ण बराबर 24√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी घन को पिघला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन जो होगा, इसका आयतन, दोनों का घन और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, आयतन बराबर आयतन, ये घनाभ का हो गया और ये घन का हो गया। ठीक है, अगर विकर्ण दिया हुआ है तो घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है, यानी कि 24√3। तो हम कह सकते हैं कि √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 24 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि घन का जो आयतन होता है ये क्यूब होता है। ठीक है, और घनाभ का आयतन जो होता है से l गुना b गुना h होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि घन का आयतन की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 24 गुना 24 गुना 24। अगर इसका लंबाई जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, यानी इसका जितना भुजा है इसका भी लंबाई उतना ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 24। और चौड़ाई जो बोल रहा है तो चौड़ाई 12 दिया हुआ है और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ऊंचाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऊंचाई बराबर 24 दूना क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में मूलधन राशि की 3 गुनी हो जाती है, तो उसे 243 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है, कि 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 3p हो जा रहा है, हम ये कह सकते हैं 3 गुना हो जा रहा है, इसको ये भी बोल सकते हैं 3 गुना हो जा रहा है। तो यही प्रिंसिपल को 243 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इसको 3 के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर क्या लिख देंगे, 5 लिखेंगे, यानी 3 के पावर 5 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और जब इस 3 को पावर में 3 के अगर फॉर्मेट में लिख देते हैं तो इसी टाइम से इस पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जो टाइम आ जाएगा, समय जो आ जाएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा, 4 गुना 5 यानी कि 20 वर्ष आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मूलधन को 4 वर्ष में 3 गुना होने में समय लग रहा था, 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा था, वही मूलधन को 243 गुना होने में 20 वर्ष लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 44% की बढ़ोतरी करके
मूल्य अंकित करने के पश्चात उसी बिक्री पर 44% की छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई व्यापारी है, अपना सामान जो बेचता है उस पर क्या करता है, 44% बढ़ा करके फिक्सिंग करता है उसका रेट। तो मान लीजिए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपया था, लेकिन जो दुकानदार था इसको क्या करता है, इसको 44% बढ़ा देता है। ठीक है, 44% अगर बढ़ा देता है तो इसको कितना, 144 रुपया क्या करता है, फिक्स प्राइस करता है, यानी कि वो जो भी वस्तु होगा उस पर इतना लिख देता है, वो 144 रुपया लिख देता है, 144 रुपया बढ़ा करके लिखता है, 44% बढ़ा के बोलता है 144 रुपया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जब दुकानदार सामान को जब बेच रहा था तो उस पर 44% का डिस्काउंट दे रहा था, 44% का क्या कर रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। तो अब बताना है कि जब दुकानदार को 44% उस पर अगर डिस्काउंट देता है तो क्या दुकानदार को लाभ होगा कि हानि होगा, और कितना होगा लाभ या कितना हानि होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 44% का अगर डिस्काउंट कर रहा है यानी लेस कर रहा है तो बेच कितना रहा है। अगर एसपी की अगर बात करें सेलिंग प्राइस की, तो 144 रुपया जब सेलिंग प्राइस था, इसको 44% लेस करके बेच रहा है तो कितना हो रहा है, यानी कि 56% में उसको क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो इसका हम 56% निकाल लेंगे। अगर इसका अगर 56% हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 80.8064 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 80.64 रुपया में, यानी कि ये कह सकते हैं कि 100 रुपया में खरीदता है और उसको बेचते समय कितना 80 रुपया 64 पैसा में बेच देता है। तो यहाँ से देखने में ये क्लियर पता चल रहा है कि 100 रुपया में खरीद रहा है, 80 रुपया 64 पैसा में बेच रहा है, तो यानी कि नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कितना परसेंट का, ऑलरेडी 100% में हम गणना किए हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 19.36% का क्या हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रहा है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 19.36%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7वें हिस्सा की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर रखता है। ठीक है, शेष पूंजी के 1/3वें हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम पर रखता है और शेष बची हुई पूंजी को अपने 3 पुत्री को बराबर हिस्से में बांट देता है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है और प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपया अगर मिलता है तो उस व्यक्ति का कुल पूंजी क्या था। ठीक है, तो हमें अगर मान लीजिए कि व्यक्ति का कुल पूंजी अगर बोले, कुल पूंजी बोले तो मान लीजिए कि x है, तो अपनी पत्नी के नाम से कितना लिखता है इस पूंजी का, तो पत्नी का नाम से जो लिखता है 2/7 हिस्सा, तो x का 2/7 अगर करेंगे तो 2x/7, इतना मतलब ये अपने पत्नी को दे देता है। तो अभी भी इसके पास धन कितना बचता है, तो देख लेंगे x में से अगर रिमेन धन यानी कि बचा हुआ अगर बोल सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि x - 2x/7। तो यहाँ अगर करेंगे तो 5x बटा क्या हो जाएगा 7, अभी भी उसके पास धन बचा हुआ है। फिर इसके बाद वो जो बोलता है कि जितना उसके पास बचा हुआ है उसका 1/3 भाग जो है से अपने पुत्र के नाम पे लिखता है। तो अपने पुत्र के नाम पे जो लिखता है अपना पूंजी का हिस्सा जो लिखता है 1/3 लिखता है। तो बचा हुआ कितना है 5x/7, इसी का 1/3 लिख देता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 5x/21 जो है से क्या अपने पुत्र के नाम से लिख देता है, और बाकी जो शेष जो बचता है उसको अपनी पुत्री में 3 को उसकी पुत्री है, तीनों में बराबर बराबर बांट देता है। तो हम बोल सकते हैं कि पुत्री बराबर, और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से का 2/3वें भाग देता है। ठीक है, तो पुत्र का हिस्सा का 2/3 भाग, तो पुत्री का कितना हो जाएगा 5x/21 गुना 2/3 भाग। तो हम कह सकते हैं कि 5 दूना 10 x/63, ये जो हिस्सा जो है से पुत्री को देता है। और क्वेश्चन में लास्ट में बोल रहा है कि फाइनली अगर एक पुत्री को अगर 2 लाख रुपया मिलता है तो बताइए कि उसका पूंजी क्या है। इसी का वैल्यू जो पुत्री का जो दिया हुआ है यही 2 लाख रुपया दिया हुआ है, 2 लाख रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 2 लाख रुपया दिया हुआ है, यानी कि 10x/63 का वैल्यू कितना है 2 लाख। तो हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कुल पूंजी नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर यहाँ से अगर लिखते हैं तो x बराबर अगर लिखें तो यहाँ 63 वहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी कि 2
गुना 63/10 कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो अगर काट देते हैं तो 63 दूना कितना हो जाएगा 126। अब इस पे 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि 1,26,000 देखते हैं फिर से 126 है। ठीक है, इस पे कितना आ जाएगा 2 लाख है, तो एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो 4 जीरो इस पे आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो 4 जीरो आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12,60,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि वो व्यक्ति का जो पूंजी था 12 लाख कितना था 60,000 था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन 5 नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल से 9/10 चाल से चलती है और 2:28 PM के बजाय 2:34 PM पर पहुंचती है। ठीक है, तो उसने किस समय में अब चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, कोई एक्सप्रेस है, ठीक है, कोई ट्रेन है, क्या करता है कि ये चलती है। ठीक है, चलती है तो इसका जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है कि अपना सामान्य चाल से 9/10 चाल से चलती है। ठीक है, यानी कि सामान्य चाल अगर उसका 10 रहा होगा तो ये अगर सामान्य अगर बोलें सामान्य और वर्तमान की बात करते हैं तो एक ट्रेन चल रही थी जिसमें कुछ खराबी हो गया, यानी कि सामान्य चाल का 9/10 भाग से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी कि पहले 10 से स्पीड चल रही थी तो उसमें खराबी हो गया जिसके कारण 9 के स्पीड से चलने लग गई। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो है ट्रेन कि 2:28 PM में पहुंचना था, इसको 2:28 PM में पहुंचना था, लेकिन पहुंची कितना 2:34 PM में पहुंची, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6 मिनट लेट से पहुंची। ठीक है, 6 मिनट लेट से पहुंची, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। अब इसी का जो अंतर दिया हुआ है कितना 6 मिनट का दिया हुआ है, तो अगर ये सामान्य स्पीड से चलती तो 9 छक्का कितना 9 छक्का 54 मिनट में पहुंचती, और अगर 10 के स्पीड से चलती तो 10 छक्का कितना 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लिख सकते हैं। 1 घंटा समय उसको जाने में लग गया। अब 1 घंटा जब समय में जाने में लग गया तो कितना 2:34 में पहुंची, 2:34 PM में पहुंची। तो अब बताइए कि ये ट्रेन को जो है जाने में 2:34 में इतना में पहुंची। ठीक है, और 1 घंटा जाने में लगा, यानी कि कितना बजे चली होगी, ये चली होगी सिंपल 1 घंटा पहले, यानी कि 1:34 PM में क्या होगा, ये ट्रेन थी से चली थी जिसमें कि खराबी हो गया था, जो कि अपना सामान्य स्पीड का 9/10वां हिस्सा से वो चल रही थी। ठीक है, जिसको पहुंचना चाहिए था 2:28 में, लेकिन पहुंची 2:34 में पहुंची, यानी कि 6 मिनट लेट करके पहुंची। तो वो ट्रेन कितना बजे चली थी, यानी कि 1:34 में चली थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सामान्य राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर जो है 68 रुपया है। तो यदि ब्याज दर 4% हो तो निवेश राशि की गणना करें। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, रेट दिया हुआ है 4%, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 4 दूना 8.16% आपको पहले भी बताए थे। और अगर यह 2 साल का अगर साधारण ब्याज करें, साधारण ब्याज टाइम 2 वर्ष है, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 साल में 4%, तो 2 साल में 8%। अब यही दोनों का जो अंतर है हमारा क्या है 68 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमारा मूलधन क्या होगा। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को हम पहले से ही बताते हैं कि जब भी प्रिंसिपल की बात करता है तो फिर उसको 100% हम मान लेते हैं, यानी कि क्या है 8.16 में से अगर 8 घटा देंगे तो 0.16% का जो वैल्यू दिया हुआ है यही मेरा क्या है 68। अब इसी को अगर 100% अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 68/0 अगर 16 करेंगे तो ये मेरा कितना बार में कटेगा 425 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर क्या लिख सकते हैं कि 425 गुना 100, यानी कि 42,500
यही क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और मूलधन पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ए और बी ने मिलकर 2000 रुपये को एक बैंक में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए हैं, ठीक है। 3 और 4 साल के बाद दोनों को बराबर धनराशि मिली तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए का जो हिस्सा है वो x है। अगर बी की बात करें तो टोटल 2000 रुपये इन लोग जमा किया है मिलके। तो अगर ए को अगर x जमा करता है ए, तो दूसरा का व्यक्ति 2000 माइनस x जमा किया होगा, यही है, ठीक है। और इसी का जो बोल रहा है कि 3 वर्ष और 4 वर्ष में, और जो रेट दिया हुआ है ना हमारा, रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है। 1 साल में 5% लगता है, और 3 वर्ष में जो ए को धन प्राप्त होता है वही बी को धन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ए का धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि x का 5% अगर, तो 100 कितना हो जाएगा, 105% बटा 100, इसी का पावर 3 साल का है तो 3 बार कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ की अगर बात करें तो 2000 माइनस x का अगर 4 साल की बात कर रहा है तो 105 का बटा 100 का पावर कितना लिख देंगे, 4 साल लिख देंगे, 4 साल बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो x का इसको कट देंगे 20 और 21 बार में, यानी कि 21 बटा 20 का पावर क्या लिख देंगे 3, और यहाँ हो जाएगा 2000 माइनस x का 21 बटा 20 के पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से इसको अगर इससे अगर कट किया जाए तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी कि इससे अगर इसको अगर कट करें तो अभी भी हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि x बराबर 2000 माइनस x का 21 बटा 20, अभी भी 21 बटा 20 यहाँ बचेगा। अगर हम लोग इधर अगर 20 को लाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20x बराबर 21 दूना 42,000 माइनस 21x, ठीक है। अगर इस 21 को यहाँ लाएंगे तो 41x बराबर 42,000, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर फाइंड करें तो लिख सकते हैं कितना, 42,000 डिवाइडेड बाई 41। अगर इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसको कट कीजिएगा तो अप्रोक्स 1024.4 आता है, ठीक है। अब यही हम ऑप्शन में अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन में अप्रोक्स की बात करें तो हम 1024 ऑप्शन में आंसर को टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक दुकानदार एक उत्पाद को 2637 में बेचता है और 12.5% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताएं जो उत्पाद का क्रय मूल्य के आधा क्या होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का आधा पूछ रहा है, ठीक है, ना कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार है, ठीक है, वो क्या है कि वस्तु को 2637 रुपये में बेचता है, तो इसको क्या होता है 12.5% का क्या होता है लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम सीपी को अगर 100% अगर मान के चलें तो हम बोल सकते हैं कि जो 2637 जो हुआ है ये 12%, 100 में 12% लाभ हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 112.5%, ठीक है, इतना का। तो अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं 100% बराबर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2637 बटा 112.5 गुना 100 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर कट करें हम, तो अगर इससे अगर कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.44, और 23.44 को अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2344 रुपया। ये हमारा क्या आया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस का आधा क्या होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का आधा कर देंगे कितना, 2344 बटा अगर 2 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1172 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष द्वारा जमीन से किसी स्थान पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जाता है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि एक मीनार है। ठीक है, यहाँ से कोई डॉटेड पॉइंट है, यहाँ पे जब मीनार से यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, 30 डिग्री का बनता है। और जब यहाँ से कुछ दूरी इधर आने पर, यानी कि बोल रहा है कि यहाँ से 40 मीटर दूरी इस मीनार के तरफ आने पर, मान लीजिए कि यहाँ तक 40 मीटर की दूरी ये क्या किया, तय किया, तो मीनार के साथ जो उन्नयन कोण बनेगा वो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यही मीनार का ऊंचाई फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बताए थे कि रेशियो मेथड से बनाएंगे। अगर बात किया जाए, अगर ये पूरा इसको अगर लिया जाए ABC, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए तो AB बटा अगर BC लिखेंगे तो tan 30 लिखेंगे, और tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3 होता है। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:√3 का रेशियो हो जाएगा। अगर इसका अगर बात किया जाए ABD में तो लंब बटा आधार यानी कि tan 45 का अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ भी 1 बटा क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं क्या कि B से लेकर के अगर C तक का कुल दूरी अगर देखा जाए तो √3 है, जिसमें से कि B से लेकर D तक अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं √3 - 1 का जो वैल्यू है से क्या है, 40 है, तो वही 1 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगर हम बोलेंगे कि √3 - अगर 1 बराबर अगर 40 मीटर दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 40/√3 - 1। अगर इस टाइप के अगर आता है तो इसको हम परिमेयकरण अगर करते हैं तो √3 + 1 और √3 + 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 40 √3 + 1 कोष्टक में, और फिर नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस अगर 1 करेंगे तो 2, यानी कि 2 से 40 कितना बार में कटेगा, 20। अब बोल सकते हैं √3 + 1, यानी कि इस मीनार का जो ऊंचाई है से 20 × √3 + 1 मीटर मीनार का ऊंचाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से A हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 6% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 4% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन का पता कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई स्टेशन है, वहाँ पे स्टेशन मास्टर है, वो कोई बोर्ड था। ठीक है, कोई बोर्ड था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बोर्ड का जो लंबाई है ये भी 10 है, ये भी 10 है, लंबाई चौड़ाई दोनों 10 है। तो अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 10 × 10 से क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है स्टेशन मास्टर कि इसका जो लंबाई है उसमें 6% बढ़ा देना है और 4% घटा देना है। ठीक है, तो अगर लंबाई में अगर 6% अगर बढ़ा दें तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6, और 4% अगर इसको चौड़ाई में अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट यहाँ कितना लिख देंगे, अगर 4% अगर कम कर देंगे तो 9.6 हो जाएगा। तो ये दोनों से मिल करके जो एरिया बनेगा, अगर 10.6 × 9 अगर 6 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 101.76 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है उसमें कमी या वृद्धि क्या हुआ, तो पहले से 100 मीटर स्क्वायर था, अब बढ़ करके क्या हो गया, 101.76 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि 1.76% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो समकोण त्रिभुज XYZ और LMN का क्षेत्रफल जो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि LM बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो XY का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दो है, एक जो है XYZ है
और एक है LMN है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको छोटा हम लोग बना देते हैं, थोड़ा इससे छोटा की बात कर रहा है LMN, और इसका है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर बोल रहा है कि LM बराबर 9 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 है, तो इसी को फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है से हम ये बोल सकते हैं कि रूट अंडर XYZ त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बराबर, पहले ए वाला त्रिभुज का लिखे हैं तो x लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या है LM लिख देंगे। तो LM का वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है। अगर XYZ का क्षेत्रफल बोले तो 49 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 49 है और यहाँ है रूट अंडर 9 और यहाँ है x बटा 9। तो अगर हम इसको अगर फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 49 का 7 और यहाँ 3 हो जाएगा। अब x बटा क्या हो जाएगा 9। अगर यहाँ से 3 से 3 अगर कैंसिल करें तो हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा 21, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि x भुजा का जो लंबाई हो जाएगा से 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जब कोई संख्या को 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 12 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। मान लीजिए कि कोई संख्या था, ठीक है, कोई संख्या था, उसमें 119 से भाग दे रहे थे, तो हमारा जो शेष था वो 12 बच रहा था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो होगा 119 प्लस 12 यानी कि 131 वह संख्या रहा होगा, जिसमें 119 से भाग देने पर हमारा क्या बचेगा, 119 से भाग दे रहे थे तो हमारा शेषफल 119 से भाग दे रहे थे, तो शेषफल जो बच रहा था तो हमारा 12 बच रहा था, ठीक है। तो इसी संख्या को हम कितना से 17 से भाग देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 131 डिवाइडेड बाई 17 अगर कर देते हैं तो हमारा कितना 7 बार में 119, यानी कि यहाँ भी शेषफल क्या बचेगा 12। यानी कि कह सकते हैं कि जिस संख्या में 119 से भाग देने पर शेषफल हमारा 12 बच रहा था, अगर उसी संख्या में अगर 17 से भाग देंगे तो उसका भी शेषफल क्या बचेगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 12 का जो हो जाएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। रूट अंडर 289 डिवाइडेड बाई 17 प्लस रूट अंडर 324 बराबर 1 गुना x, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको लिख सकते हैं, अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 17 का, अगर इसका अगर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 17 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 324 का अगर रूट करेंगे तो कितना होता है 18 होता है, इज इक्वल टू 1 गुना x करेंगे x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 18 इज इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 19 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 13 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि हमीद, क्लीमेट और गणेश की वेतन का अनुपात जो है 3:5:7 है। यदि गणेश को हमीद से 876 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्लीमेंट को कितना वेतन होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हमीद है, एच से हमीद को डोनेट कर रहे हैं और क्लीमेट को के से कर दे रहे हैं और गणेश को जी से कर रहे हैं। इन लोग का वेतन का जो अनुपात है वो है 3:5:7 है, ठीक है। तो इसको हम x के टर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन कि यदि गणेश को हमीद से 876 रुपये ज़्यादा मिलता है, गणेश को हमीद से 876 रुपये कितना मिलता है ज़्यादा मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका और इसका अंतर क्या है, रेशियो का अगर अंतर बोलें तो कितना 4x बराबर कितना 876 आ जा रहा है। तो बोल रहा है कि क्लीमेट का वेतन क्या है, तो क्लीमेट का वेतन कितना है 5x,
तो हमको 5x का वैल्यू निकाल देना है। अगर 4x बराबर 876 है तो 5x बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर x की बात करें तो 876 बटा अगर 4 हम अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 876 बटा अगर 4 करते हैं तो 219 हो जाएगा, ठीक है। अगर 219 अगर x का वैल्यू है तो इसका क्लीमेट का निकाल लेंगे, तो क्लीमेट का 5 गुना 219, अगर इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1095 रुपया क्या हो जाएगा कि क्लीमेट का वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन जो है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताएं, ठीक है, जिनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 8611 और 1 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एलसीएम जो है 8611 और एचसीएफ जो दिया हुआ है से हमारा 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बोले थे कि दो संख्याओं, एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो हम दोनों संख्याओं का गुणनफल फाइंड करना है, तो एलसीएम हमारा दिया हुआ है 8611 गुना 1 कर देंगे, यानी कि 8611, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 8611, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर अगर बात बोलें तो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि त्रिभुज XYZ में y पर समकोण है, यदि एंगल x बराबर 45 डिग्री हो तो सेक x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बोल रहा है कि XYZ और y जो है सो समकोण है, यहाँ पे समकोण है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो बोल सकते हैं कि ये जो होगा तो मान लीजिए कि और इसमें एक जो दिया हुआ है कि एंगल x बराबर क्या है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल x बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि सेक x बराबर वाट, यानी कि लिख सकते हैं कि सेक x की जगह पर कितना 45 डिग्री बराबर वाट। तो सेक 45 का जो मान होता है तो आप जानते हैं क्या होता है, √2 होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 16 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, 256 का स्क्वायर गुना 64 डिवाइडेड बाई 16⁵ इंटू 1021 बराबर वाट, यही ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इसको अगर लिख सकते हैं 16 के पावर 2 और इसका पावर पहले से क्या है 2 दिया हुआ है, 64 को लिख सकते हैं 16 गुना 4 डिवाइडेड बाई 16 का पावर 5 इंटू 1021, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे 16 के पावर 2 गुना क्या हो जाएगा 4 गुना 16 गुना 4 डिवाइडेड बाई 16 के पावर 5 इंटू 1021। और क्या जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई जब बेस अगर बराबर हो, अगर पावर में है तो क्या होता है दोनों आपस में जुड़ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि 16 का पावर जो हो जाएगा से 4, ये 4 हो गया, एक 16 ई वाला हो गया, तो इसका पावर भी 1 लिख सकते हैं 1, और ये डिवाइड में है 5 तो ये 5 घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है गुना में 4 है, 4 लिख देते हैं, और गुना में 1021 है, इसको लिख देते हैं। अगर यहाँ करेंगे तो 4 1 5, 5 में से 5 खरच 0, यानी कि 16 के पावर 0 और 16 के पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा 4 गुना 1021, ठीक है। 16 के पावर अगर 0 करेंगे तो किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू मात्र 1 होता है, ठीक है। तो हम 1 लिख देंगे, 4 गुना 1021, ठीक है। अगर 1021 को अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40, 21 चौक 84, यानी कि 4084 जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक सरल रेखा का प्रवणता 1/√3 है, तो इसका x अक्ष पर झुकाव क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रवणता
जिसको हम m से डोनेट करते हैं। इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है से 1/√3 है। तो प्रवणता बराबर आप लोग पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कि प्रवणता बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर √3, 1/√3 कितना का वैल्यू होता है? tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि हमारा थीटा जो आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। यानी कि जो रेखा का जो झुकाव था, जो सरल रेखा झुकाव था, वो 30 डिग्री पे झुका हुआ था, जो कि ऑप्शन जो हो जाएगा 18 के ये हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। उन्नीस नंबर बोल रहा है कि दो संख्याओं का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए कि k का मान क्या होगा, ठीक है। तो समीकरण जो दिया हुआ है 3x + 2y = 11 और एक है kx + 4y = 22 है। और ये जो रेखा का जो समीकरण है, ये रेखा आपस में समपाती है, ठीक है। तो समपाती जब भी होता है, रेखा जब भी समपाती होता है, तो एक कंडीशन होता है, रेखा जब भी समपाती होता है तो इसमें क्या होता है कि a1/a2 = b1/p2 = c1/c2 होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a1 a2 क्या हो जाएगा? अगर a1/a2 अगर लिखें, a1/a2 = b1/b2 की अगर बात करें तो a1 हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब a2 क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। अब b1 की बात करें तो हमारा 2 हो जाएगा, और b2 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4। अगर यहाँ से अगर बात करें 2 हो जाएगा, वो 1/2। तो k का वैल्यू होगा हमारा तिरछा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। k का जो वैल्यू आ जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि x + 1/x = -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड करना है x के पावर 85 + 1/x के पावर 98, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ठीक है कि x + 1/x = 2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x के पावर 85 + 1/x के पावर 98 दिया हुआ है। इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। अगर 2 पावर में रहता दोनों जगह तो हम फैक्टर भी कर सकते, तोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे उटपटांग टाइप से दिया हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब बनाना रहेगा तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि x का कौन सा वैल्यू अगर रख दें, ये हमारा -2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर x का वैल्यू अगर -1 रख दें, तो अगर दोनों जगह अगर x का वैल्यू अगर -1 रखते हैं, -1 + 1/-1 तो हमारा -2 आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन को क्या कर रहा है? -1 है से फुलफिल कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। x का वैल्यू जब -1 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं -1 का पावर 85 + 1/-1 का पावर 98, ठीक है। तो अगर -1 का पावर अगर 85 है, यानी क्या है? विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 और प्लस अगर यहाँ अगर x का पावर अगर 98 है, सम संख्या है, तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि -1 + 1 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि x�85 + 1/x�98 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आज जो है हमारा सेट जो है 19 नंबर आज समाप्त होता है, ठीक है। रोज की तरह हम लोग रोज मिलेंगे, एग्जाम हो या ना हो, किसी भी ना किसी चीज़ का हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे आपको, ताकि आने वाला समय में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें किसी में प्रॉब्लम ना होगा, चाहे वो बेसिक हो चाहे फिर एडवांस का क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए और रोज़ हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।